फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब से कुछ न्यूज़ आई है। डेविड ऑर्नस्टीन ने कंफर्म किया है कि एरिक टेन हैग स्टे करने वाले हैं एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर ये साल के लिए भी। तो स्लाइटली जो भी सारे रूमर्स थे थॉमस टुकल, डिज़र्बी, पोचेटिनो, मैकेना, थॉमस फ्रैंक और साउथगेट के, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि थॉमस टुकल ने मतलब ये एक तरीके से वही है कि लास्ट में शायद ऐसा लग रहा है ऑनर्स को मजबूरी में रखना ही पड़ा, क्योंकि एक तो फैन से भी बैकलैश मिल रहा था, ऊपर से मैनेजर्स भी मना कर रहे थे। एक तो आप ज़िडान, नागल्समैन जैसे मैनेजर ला नहीं पा रहे हो, ऊपर से आप जो चाह रहे हो थॉमस टुकल मना कर दे रहे हैं, डिज़र्बी से बातचीत नहीं हुई है, पोचेटिनो को कुछ हता पता नहीं है, फ्रैंक के तो टीम ने खुद ही बता दिया कि कोई कंफर्मेशन मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है इन सब चीज़ों पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टेन हैग को रखना आखिरी ऑप्शन था। इट वाज नॉट अ फर्स्ट चॉइस ऑप्शन, बट कोई नहीं, बेहतरीन होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम बार बार हर 2 साल पर मैनेजर चेंज करें। हाँ, ये सीज़न काफ़ी बेकार था, लेकिन लीस्ट एरिक टेन हैग के साथ हमने पिछले 2 साल में 3 वेम्बली फाइनल खेले, जिसमें से 2 जीते हैं। पहले साल कैराबाओ कप, दूसरे साल FA कप, और इस साल का था FA कप विन थोड़ा स्लाइटली स्पेशल भी था, क्योंकि हमने लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी को एक ही सीज़न में हरा दिया, साल में हरा दिया, एक ही रन में हरा दिया, जबकि ये हमारा प्रीमियर लीग की हिस्ट्री का वर्स्ट रन रहा। तो मतलब कुछ फैंस तो मतलब वही पेजेस जो एजेंडा ड्रिवन चलते हैं, कुछ कहीं से PR टीम से पैसे लेके बैठे हैं, उनका तो रिएक्शन देखने में काफ़ी मज़े आ रहा है। वो मेल्टडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब आगे क्लब कैसे डिसीजन लेगा। ओमार बरेदा आ चुके हैं। हाँ, अभी जल्दी से जल्दी हमें डैन नेस्मर्ट को कंफर्म करना होगा, क्योंकि यूरोज़ के पहले अभी चलो कंफर्मेशन आ गई है। पहली बार देख रहा हूँ मैं कि अपनी टीम को स्लाइटली थोड़ा पहले डिसीजन लेते हुए, क्योंकि हमेशा मैं देखता था कि बस ट्रांसफ़र विंडो का आखिरी 1 मंथ बचा है, यूनाइटेड मार्केट में इधर उधर पैर हाथ मार रही है, जिसके कारण लास्ट में हमने एंटनी जैसे प्लेयर्स के लिए भी हमने काफ़ी ओवर प्राइस किया है। सारे प्लेयर्स के साथ ओवर प्राइस इस चक्कर में हुआ है, क्योंकि हमारे पास ना नेगोशिएशन पावर्स थी, ना हम अपना एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट दिखा पाते थे, और हम बस पैसे के दम पर चल रहे थे, और पैसे अंधा फेंका है। क्योंकि वो अब तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो तो चले जा चुके हैं, लेकिन वो जो बेकार मैनेजमेंट बैठी थी पीछे, वो काफ़ी बेकार काम कर रही थी। डैन नेस्मर्ट अब जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि यूरोज़ में जो प्लेयर थोड़ा अच्छा खेले, और यूरोज़ के बीच में हम नेगोशिएशन में उतर सके प्लेयर्स के साथ कि किसे लाना है, किसे नहीं लाना है। क्योंकि बहुत बार क्लब पुल प्रोजेक्ट दिखा के अगर हम पुल कर पाए प्लेयर्स को, तो स्लाइटली वो ट्रांसफ़र मार्केट में थोड़ा वैल्यू कम होगा, या फिर 2 टीम के बीच में क्लैश हो जाएगा एक ही प्लेयर पे, तो हम अपना प्रोजेक्ट दिखा के उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि अरे जोसे मोरिन्यो भी तो तीसरे साल गए थे, हाँ मैं कैसे भूल गया। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग होगा टेन हैग के साथ, क्योंकि टेन हैग 2022-23 में आए थे। उन्होंने उस साल 62 गेम्स खेले थे, जिसमें से हमने 41 जीता था। लीग कप में हम अनबीटेन थे, मतलब ऑफ कोर्स लीग कप में मतलब कोई ड्रॉ भी नहीं खेला था, कोई पेनल्टीज तक आई थिंक नहीं गया था वो उस साल। 9 मैचेस ड्रॉ खेले थे और 12 ही हारे थे। 2.13 का एवरेज था हमारा पॉइंट पर मैच का। लेकिन 23-24 सीज़न एक डिज़ास्टर से कम नहीं था। हमने चैम्पियंस लीग में बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया। कोपनहेगन, तो क्या पता किस किस से हारे हम, गलतासरे, कोपनहेगन, बायर्न म्यूनिख। 52 मैचेस खेल के केवल 26 में जीत लगी, 7 ड्रॉ, 19 लॉस्ट, 1.6 कुछ का हमारा पॉइंट पर गेम था, जो काफ़ी निराशाजनक था। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि पहले सीज़न में जो एक हमने लीग कप जीता, एक FA कप फाइनल खेला, लीग भले हम हार गए थे वो ट्रेबल विनिंग सिटी के सामने, और हम 3rd फिनिश किए थे। तो इस साल हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी अपने मैनेजर्स थे, अपने प्लेयर्स थे से, लेकिन इसमें कोई दौर नहीं है कि टेन हैग ने अच्छा काम किया है। स्लाइटली जिन्होंने जिस टाइप के सागास को हैंडल किया, सेंचो, ग्रीनवुड, एंटनी का वो ख़राब फॉर्म और वो उन पे एलिगेशंस, और सब इनमें से सबसे बड़ा रोनाल्डो का सागा उन्होंने झेला। और उस बीच में भी ऑनरशिप में चेंज हुई, एक माइनर स्टेक होल्डर लेके आए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ सर जिम रैटक्लिफ। इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो हमारे पास और मैनेजर की चॉइस थी उसमें थॉमस टुकल थे, डिज़र्बी थे, पोचेटिनो थे, कैरन मैकेना थे, थॉमस फ्रैंक थे और साउथगेट थे। तो साउथगेट को तो मैं कोई भी जन्म में नहीं चाहता। तो स्लाइटली अगर ये नहीं एरिक टेन हैग कंटिन्यू नहीं करता, तो शायद थॉमस टुकल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता था, लेकिन थॉमस टुकल ने मना कर दिया था। डिज़र्बी यूनाइटेड प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहते,
पोर्चेटिनो का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कैरन मैकेना अपने इप्सविच के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 बैक टू बैक प्रमोशंस दिला है और थॉमस फ्रैंक की तो टीम ही ने बोला है कि उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो इट्स लुक लाइक कि ये आखिरी ऑप्शन था क्योंकि उन्हें कुछ मार्केट में कुछ बेहतरीन नहीं मिला इनवॉक्स ग्रुप को, तो वो एरिक टेन हैग के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ अभी टेबल पर नेगोशिएशंस होगी नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। आई थिंक वही बात होगा कि आपका पावर थोड़ा कम किया जाएगा, यू विल बी ओनली मैनेजर्स, आपका ट्रांसफर्स में बहुत ज़्यादा से नहीं होगा, आप बस ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि अब बैक स्टाफ लग रहा है कि कुछ वो लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, कॉम्पिडेंट है, इससे पहले की तरह नहीं थे जो बस बैंकर्स भरे हुए थे। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देखने में कि आगे के डिसीजंस क्या होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा मार्केट में पहले कूदें और कुछ अच्छे चीप साइनिंग्स करें जो अच्छे प्लेयर, मतलब मुझे नहीं समझ आता यार दूसरी टीम्स कितना बढ़िया स्काउट कर लेती है, वो अफ्रीका, फ्रांस, ब्राज़ील, ये सब प्लेयर्स उठा लेते हैं। जैसे कि लिवरपूल का ये बात किया जाए, सपोज़ को जिस तरीके से लाया था, और इस साल एंडो 31 साल के आई थिंक, काफ़ी बेहतरीन साइनिंग नहीं है लेकिन वो काफ़ी चीप साइनिंग थे जो इस साल काफ़ी बेहतरीन चला क्योंकि उनके पास और भी डीएम नहीं था। तो उस तक टाइप के हमें साइनिंग्स चाहिए। टीम की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी टीम आंद्रे ओनाना, लिसांद्रो मार्टिनेज, डिएगो डेलो, अपने कोबी मेनो, ब्रूनो फर्नांडिस, रास्मस हॉलैंड, गर्नाचो के इर्द गिर्द बने और हमें एक सेंटर बैक चाहिए जो फर्स्ट चॉइस हो, फिर हमें एक बैकअप सेंटर बैक चाहिए और मैं चाहूँगा मैगवायर को बेच के हम कुछ अच्छे पैसे जनरेट कर सकें। हमें एक लेफ्ट बैक चाहिए क्योंकि लूक शॉ का आता पता नहीं रहता, वो जब से आए हैं क्लब में 50% मैचेस मिस किया है उन्होंने, वो फोकट का पैसा खा रहे हैं। एक हमें डीएम चाहिए और एक हमें बैकअप सेंटर मिडफील्डर चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता मेसन माउंट क्या पता कभी फिट नहीं रह रहे हैं, जब से यूनाइटेड आए हैं वो फिट ही नहीं रह रहे हैं। हमें एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए जो रास्मस हॉलैंड का थोड़ा वो वर्कलोड कम कर सके क्योंकि इस साल एग्जॉस्ट की तरह हो चुके हैं। रास्मस हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेला है और परफॉर्मेंस एक ठीक ठाक है लेकिन स्लाइटली एक और स्ट्राइकर होगा तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा टीम में। कोई हाई प्रोफाइल स्ट्राइकर नहीं चाहिए बट एक नॉर्मल सा स्ट्राइकर चाहिए जो उन्हें रिप्लेस कर सके, कभी कभार सब्स्टिट्यूट्स पे आ सके। एक हमें चाहिए विंगर जो बाहर से अटैक कर सके और स्लाइटली जो आ जाए बोनस है, लेकिन इस बार हमारा बजट 100 मिलियन का है। अगर प्लेयर कुछ नहीं बेचे तो बहुत हाई प्रोफाइल साइनिंग्स तो नहीं आने वाली, ये तो कंफर्म है। तो कुछ नॉर्मली साइनिंग से काम चलाना पड़ेगा हमें क्योंकि डेप्थ इनियोस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा फंड मिलने का चांस है नहीं और प्लेयर अभी तक हम सेल कर रहे नहीं हैं। तो इंटरेस्टिंग है क्या होगा, कंटिन्यू देखते रहते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए और कुछ पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया तो।